बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका कुछ टॉपिक्स रहते थे जो मैं आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगी। हमने रिलेशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था। इसी चैप्टर में फंक्शंस जनरेट करने का प्रोसेस भी बताया गया है। हमारे पास किस तरह से हम किसी सीक्वेंस के लिए एक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं और किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम उस पूरी स्टेटमेंट को बना रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने हाईलाइट कर दी है कि द जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस A0 A1 A2 अप टू AK और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर इज़ द इन्फिनाइट सीरीज़। ये एक इन्फिनाइट सीरीज़ है। अब उसके लिए हमने इस इन्फिनाइट सीरीज़ को किस तरह से लिखा, यहाँ पे G ऑफ X लिखा हुआ है, आप यहाँ पे P ऑफ X लिखते हैं, आप यहाँ पे K ऑफ X लिखते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, बेसिकली एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है। अब इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने A0 प्लस A1 X प्लस अप टू AK X K प्लस इन्फिनिटी ये किया। ठीक है, अब हम कहेंगे यहाँ पे तो बेसिकली सिर्फ A0 ही था, हमने साथ में X को क्यों लिया और X को लेना था तो X को यहाँ पे क्यों नहीं लिया। तो इसके लिए बेसिकली आपको पता है एक छोटी सी टर्म यूज़ होती है कि अगर हम कहना चाहें कि x पावर 0 क्या वैल्यू आएगी, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है और A0 के साथ 1 अगर मौजूद भी है तो A0 ही आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल में x की वैल्यू बढ़ जाएगी, x0 की जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। x1 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x आएगा। इस तरह से इससे अगली टर्म में x पावर 2 आ जाएगा, उससे आगे x पावर 3 आ जाएगा। यानी जब हमारे पास A0 था तो जो हमारे पास a की बेस थी यानी 0, हमने वही पावर ली किस पे, x पे। जब हमारे पास A1 था, x पे हमने पावर ली 1। इसी तरह से जब हमारे पास AK होगा, x पे पावर लेंगे k। जब हमारे पास A इन्फिनिटी होगा तो k पे x पे पावर लेंगे इन्फिनिटी। इस तरह से बेसिकली ये सीक्वेंस बनाया गया। इस सीक्वेंस को अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। मैथ के स्टूडेंट हैं, आपने पहले भी ये चीज़ें यूज़ की होंगी। ये सिंबल बेसिकली समीशन का सिंबल है। इसमें हम किस तरह से इसको लेते हैं, समीशन का सिंबल लेते हैं, फिर हमारा जो वेरिएबल है जो हर बार पे वैल्यू को चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखें 0 फिर 1 फिर 2 फिर एक जगह पे वो k बना, फिर वो इन्फिनिटी बना, तो उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया। तो बेसिकली वो वेरिएबल है कौन सा, वो k है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू हम नीचे लगाएंगे जो कि वैल्यू है 0। और कहाँ तक जा रहा है आप देखें, ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उस मिशन के ऊपर वाली साइड पे हम उसकी एंडिंग लिमिट यानी इन्फिनिटी लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बनेगा कि ये तो हमने लिख दिया अपने सीक्वेंस का एक मेन कंपोनेंट, लेकिन अभी हमने अपनी बाकी सीक्वेंस में जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं वो लिखनी है। और वो क्या है, वो हर एक में देखें आप a और x ही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a के और x के। ये हमारे पास क्या बना, हमारा सीक्वेंस। इस तरह से आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो तो आप उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन ईजिली जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, एक उन्होंने दिया a के इक्वल टू 3, सिर्फ ये, इसका हमने एक फंक्शन जनरेट करना है। ये हमारे पास उसकी स्टार्टिंग टर्म है, a के इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि अगर हमारे पास टर्म में 3 है तो इस 3 के साथ x के भी ज़रूर होगा। सही है, x के कैसे होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा कि जहाँ पे a अकेला आ रहा था
उसके साथ बेसिकली x था सही, लेकिन क्योंकि x की पावर 0 थी इसलिए हमने लिखा नहीं था, लेकिन आगे जाके हमने x को इस सीक्वेंस में इंक्लूड कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्योंकि फर्स्ट टर्म में बताई गई है कि 3 है, तो उस 3 के साथ, वो 3 के साथ बेसिकली सिर्फ 3 नहीं है, हम कहेंगे 3 के साथ एक 1 भी मौजूद है। 3 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से है। और ये 1 किस तरह से आया था? ये 1 आया था कैसे? x पावर 0 से। ठीक है, अब x पावर 0 भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब ये टर्म आगे जाएगी, फिर x पावर 1 होगा, x पावर 2 होगा, x पावर 3 होगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसके रिलेटेड फंक्शन हमने बनाना है तो सेम हमने वही चीज़ करनी है। जैसे अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना, तो इसी को फॉलो करते हुए आपने इसका या किसी भी किस्म का फंक्शन आपने बना लेना है। अच्छा, आप किस तरह से बनाएंगे? इसके लिए जी, हमने बनाना है a के इक्वल्स टू 3 के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इसी तरह से समेशन। हमने अभी देखा कि पावर 0 हो तभी वो आंसर 1 आता है, यानी कि स्टार्ट किस तरह से हो रहा है कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है इक्वल्स टू 0 से, और कहाँ तक जाएगा? सेम उसी तरह से ये सीक्वेंस सारे के सारे इन्फिनाइट सीक्वेंस है, तो ये इन्फिनिटी तक ही जाएगा। फिर ये चीज़ 3 इसमें मौजूद थी, 3 को आपने इसी तरह से लगा देना है। एक ही चीज़ आपने इसमें इंक्लूड करनी है, वो है x पावर k। सही है, x पावर k। अगर ये एक और उन्होंने सीक्वेंस टर्म दी हुई है, इसका फंक्शन बनाने का कहा है, तो इसका फंक्शन भी सेम इसी तरह से होगा। समेशन के बाद k0 अप टू इन्फिनिटी, फिर ये चीज़ लिखेंगे k प्लस 1 और साथ क्या ऐड कर देंगे x पावर k। ठीक है, इसी तरह से इसका भी इन्होंने सेम इसी तरह से किया है। ए के मौजूद है और ए के साथ क्या मौजूद है? x पावर k। यानी जो भी आपको टर्म दी गई होगी ना, उस टर्म के साथ आपने समेशन लगानी है 0 टू इन्फिनिटी। ये सब कुछ करने के बाद आपने साथ में जो मेन चीज़ करनी है वो क्या है? हर एक टर्म में आपने x पावर k को इंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को उसके फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये एक थ्योरम था लेकिन वो चैप्टर क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन ये आपके कोर्स में है, तो इसलिए बस ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर कोई इस किस्म का क्वेश्चन आ जाते पेपर में तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सीक्वेंस हो 1 1 1 1 1 सिंपल, तो उसका फंक्शन किस तरह से होगा? उसका फंक्शन आपने याद रखना है, उसका फंक्शन होगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे 1 कैसे आया? समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे यानी जब x की पावर हमने 0 ली तो 1 आया, x की पावर 1 ली तो सिंपल x आया, x की पावर 2 ली, x की पावर 3 ली, x की पावर 4 और x की पावर 5 ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शन f ऑफ x equals to 1 divided by 1 minus x is the generating function of sequence 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेम इसी तरह से एक फंक्शन बनाया f of x equals 1 divided by 1 minus x। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका क्या आपके पास फंक्शन बनेगा, तो उसका फंक्शन यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। हमने भी टर्म जनरेट की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यानी जितने 1 होगा हमसे कहा जाता है 1 1 1 है। ठीक है, इसका अगर आपने सीक्वेंस बनाना है तो इसका सीक्वेंस बनेगा 1, नेक्स्ट टर्म x, उससे अगली टर्म एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक और 1 बढ़ा देती हूँ तो x3 बन जाएगा, एक और टर्म बना देती हूँ तो x4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म की अगर आपके पास टर्म्स आती हैं तो उसमें आपके पास बेसिकली ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है।
और अगर आपने इसका फंक्शन बनाना हो तो वो फंक्शन इस किस्म का बनता है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक और हम कह सकते हैं एक और टर्म है बायनोमियल कोएफिशिएंट। इसको देखेंगे, इसमें बेसिकली आपके पास यू के की टर्म में दो वैल्यूज़ होंगी, ऊपर यू होगा नीचे के होगा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें तो फार्मूला मौजूद है। जो वैल्यू होगी यू की आपने वो लिखनी है, फिर यू की वैल्यू में से आपने एक माइनस करना है। इस तरह से आपने उसके बाद यू की माइनस यू माइनस 1 यू माइनस 2 इस तरह से आपने करते हुए आपने यू माइनस के तक जाना है, यानी u की वैल्यू k पहुंच जानी चाहिए। जब आप u माइनस k करेंगे तो उसमें आपने 1 ऐड भी कर देना है, डिवाइडेड बाय k की जो वैल्यू है आपने वो इन्फिनिटी लगा देनी है, सॉरी k फैक्टोरियल ले लेना है। ये केस तब आप यूज़ करेंगे जब k की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, और अगर k की वैल्यू आपके पास 0 होती है तो आपने सिंपली इसका आंसर 1 लिख देना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको गिवन होगी, u की वैल्यू भी गिवन होगी और k की वैल्यू भी गिवन होगी। एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हैं, ये आपके पास है। अब इसमें देखें u की वैल्यू क्या बन रही है, जो ऊपर वैल्यू होगी वो u की होगी, जो नीचे वैल्यू होगी वो k की होगी। u की वैल्यू हमारे पास है -2 और k की वैल्यू है हमारे पास क्या है 3, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने इस फंक्शन को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है u की वैल्यू क्या है -2, हमने -2 लिख दिया। फिर उन्होंने कहा u की वैल्यू में से -1 करना है, u की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -1 करेंगे तो ये बनेगा -3, सही हो गया। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है, u में से -2 करना है। जब हम u में से -2 करेंगे तो -2 अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ना, क्योंकि बेसिकली हमने कहा था k तक जाना है, और जब हमने -1 करके देखा तो k की वैल्यू आ गई है, यानी अब हम k तक पहुँच चुके हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, यही k वाली वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, जो कि है -3। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -5। फिर आपने उसमें प्लस क्या कर देना है 1, इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। प्लस आपने क्या कर देना है 1, तो आपके पास क्या बनेगा -4 बनेगा, और नीचे क्या आपने करना है 3 का फैक्टोरियल, सही है। और फिर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -4 आएगा, सही है। इसी तरह से इस सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने इसी तरह से किया। u की वैल्यू यहाँ पे 1/2 थी, नीचे k की वैल्यू थी 3। हमने पहले लिखा 1/2, फिर 1/2 -1, फिर 1/2 में से हमने क्या करना है -3 करना है k की वैल्यू, और फिर +1 करना है। तो ये आंसर आपके पास आएगा -1/2 -2, ठीक है। -3 + 1 = 2 होता है। इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एट द एंड आंसर क्या आएगा 1/16 आएगा। ये सिंपल मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी या आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा से डिटेल में भी समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग प्रॉब्लम्स एंड जनरेटिंग फंक्शंस। काउंटिंग प्रॉब्लम्स एंड जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो भी आपके पास वैल्यू होगी आपने उस वैल्यू को कंप्रोमाइज़ करना है, और किस तरह से आपने E1 E2 E3 अप टू En तक लेके जाना है। किस तरह से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। हाँ, आपके पास होगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 = 17 where E1 E2 and E3 are non-negative integers with 2 less than or equals to E1 लेस देन और इक्वल्स टू 5, यानी जो E1 है वो 2 और 5 के दरमियान में मौजूद है। ये सारा क्वेश्चन में गिवन होगा। 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू E2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6,
यानी E2 की वैल्यू 3 और 6 के दरमियान में मौजूद है। इसी तरह से E3 की वैल्यू 4 और 7 के दरमियान में मौजूद है। जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सिंपल आप देखें E1 2 से 5 तक जा रहा है। आपने x की पावर x पावर 2 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 5 जहाँ तक उसकी एंडिंग लिमिट थी वो आपने लगा दी। फिर आपने साथ में इसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने हर एक वैल्यू E1 के लिए आपने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, प्लस साइन दरमियान में नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करना है। अब E2 के लिए करना है। E2 हमारे पास 3 से 6 तक है तो पावर हम 3 से 6 तक लेके गए। फिर E3 हमारे पास 4 से 7 तक है तो उसे हमने x पावर 4 से x पावर 7 तक लिखा। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप किसी भी जिसमें आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी, काउंटिंग प्रॉब्लम्स होंगे कि वैल्यू E1 की दो वैल्यूज़ के दरमियान में होगी और आपको नहीं पता कि वो वैल्यूज़ को एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन आपको उससे अगली पिछली वैल्यूज़ पता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? काउंटिंग प्रॉब्लम। जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता होता तो वहाँ पे आप इस तरह से ईजिली अपना सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 आइडेंटिकल cookies be distributed among 3 different children if each children receives at least 2 cookies and no more than 4 cookies। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिकल है, यानी हम कह सकते हैं ई ई ई, 3 ई मौजूद हैं। ठीक है, और उन्होंने रेंज क्या दी है? एट लीस्ट 2 कुकीज़ एंड नो मोर देन 4 कुकीज़। एट लीस्ट 2 कुकीज़ यानी रेंज हमारे पास हर ई की या 2 से ज़्यादा होगी, 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारे पास रेंज मौजूद है। तो हम रेंज किस तरह से लेंगे? x2, क्योंकि स्टार्ट 2 से और 4 तक जा रहा है, x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, यहाँ पे उन्होंने क्योंकि डिस्क्राइब किया है कि हमने 3 डिफरेंट वेज से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सही है, 3 डिफरेंट वेव्स से। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा इसके ऊपर हम पावर दे देंगे 3। अगर यहाँ पे होता कि हमने 7 हमारे पास चिल्ड्रन है, ठीक है, तो हम पावर 7 दे देते। अगर हमारे पास होता है कि चिल्ड्रन 10 है तो यहाँ पे हम 10 दे देते, क्योंकि हमें ये बताया गया कि हमारे पास आइडेंटिकल कुकीज़ हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अलग हैं और हमने उन कुकीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस तरह से आपके पास वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने उस क्वेश्चन को समझना है और उसका सिंपली फंक्शन जनरेट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अक्सर ना हम कहीं पे जब काउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी काउंटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं एक रूम में 10 फीमेल्स बैठी हैं, ठीक है, और उस रूम में हम कहते हैं कि 7 टोटल ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और हम कहते हैं कि उस रूम में टोटल 20 लोग मौजूद हैं। अब देखें, मैंने 3 चीज़ें बताई कि 7 उसमें फ़ीमेल्स बैठी हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा भूल गई हूँ, दोबारा से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। 7 फीमेल्स बैठी हैं, फॉर एग्जांपल 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और टोटल 20 लोग मौजूद हैं। अब देखें, यहाँ पे हम कहते हैं टोटल तो हैं 20, अब 20 में से 7 हो गई फीमेल्स। हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं, या अगर हम कहते हैं कि हम काउंट करना चाहते हैं तो जब
बात है कि यहाँ 10 की, तो इस 10 में हमें नहीं पता कि कितने बेसिकली मेल्स हैं या कितने फीमेल्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि हमने कहा टोटल 10 लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है। उस 10 लोगों में मेल्स भी आएंगे, फीमेल्स भी आएंगे, तो यहाँ पे हमारी काउंटिंग डगमगा जाएगी कि उसमें से हम इनमें से किस किस को काउंट करें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखते हैं। इंक्लूजन किस किस को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूजन उसमें से एक्सक्लूड किस किस को कर देना है। बेसिकली हम तमाम चीज़ों को पहले क्या कर देते हैं, उसमें इंक्लूड कर देते हैं, फिर उसमें से जो कॉमन पोर्शन होता है दोनों सेट्स का, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ ए आपके पास गिवन होंगे, टोटल नंबर ऑफ बी आपके पास गिवन होंगे, आपने उनको ऐड कर देना है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी आप लोग पहले कर चुके हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने डेफिनेटली किया होगा। नहीं भी किया तो जो हमारे पास यूनियन में हम उनको कंबाइन कर देते हैं, इंटरसेक्शन में जो वैल्यूज़ कॉमन होती हैं हम उन वैल्यूज़ को सिर्फ लेते हैं। तो कॉमन वैल्यूज़ जो भी होंगी उन वैल्यूज़ को लेके जो हमने एडिशन की हुई है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, इन डिस्क्रीट मैथ क्लास एवरी स्टूडेंट इन is a major in computer science or maths or both. The number of students having computer science as major is 25. The number of students having math as major is 13 and number of students majoring in both computer science and math is 8. How many students are in class? अब देखें, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी 25, ये हमारे पास b की वैल्यू होगी 13 और ये हमारे पास बोथ हमारे पास आ रहा है, यानी इंटरसेक्शन में मैंने कहा था कॉमन होंगे, वो जो बोथ है जिन्हें हम मैथ में भी काउंट करें। एक बंदे को हमने देखा कि आपने मैथ में, आपका मैथ मेजर है, हमने उसे मैथ में काउंट किया, इस 30 में हमने उसे काउंट किया। हमने उसी से पूछा आपका कंप्यूटर मेजर, उसने कहा हाँ मेरा कंप्यूटर भी मेजर, मैंने उसे कंप्यूटर में भी काउंट कर लिया, लेकिन है एक ही बंदा। अब एक बंदे को मैं 2 बार काउंट कर रही हूँ, तो उससे मैं यहाँ पे एंड पे मैंने कहा कौन कौन ऐसे थे जिनके दोनों मेजर थे। 8 लोगों ने हाथ खड़े किए, मैंने उन 8 लोगों को अपनी काउंटिंग में से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें मैं 2 बार काउंट कर चुकी हूँ, वो मेजर में भी पढ़े, वो कंप्यूटर के मेजर में भी पढ़े, मैथ के मेजर में भी पढ़े। तो सॉल्व किस तरह से किया, 25 + 13 - 8 = 30। सिंपल है, ठीक है, निहायत सिंपल। एक और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, वो आप लोगों ने खुद, ये एक और फार्मूला जहाँ पे आपने 3 सेट्स को देखना हो, ठीक है, a + b + c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c माइनस b इंटरसेक्शन c, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज तमाम गिवन होंगी, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, 2 सेट्स का ही अगर आया तो 2 सेट्स का ही आएगा, ठीक है। लेकिन 3 के लिए भी आप लोगों ने इस फार्मूले को एक बार देख लेना है। ये चंद टॉपिक्स थे जो आप लोगों के रहते थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 8 था आई थिंक, मैं कंफर्म भी करके आपको बता देती हूँ। हाँ 8 चैप्टर था, ठीक है। तो आपने खुद से बुक से भी ये टॉपिक्स एक बार देख लेने हैं, ये जितना मैंने आपको कराया ये भी इनफ है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।